मैथमेटिक्स के इस दूसरे क्लास में हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शंस। तो आज हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। एनालिटिक फंक्शन का डिफिनीशन के तौर पे हमने एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, जरा इसे पढ़िए। A function fz of a complex variable z is said to be analytic at point z0 if it is differentiable at the point z0 and also at each point in the some neighborhood of the point z0। कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन fz z0 पे एनालिटिक है, z0 पे एनालिटिक है अगर वो z0 पे डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ z0 के अगल बगल के कुछ पॉइंट को अगर देखा जाए तो उन सारे पॉइंट्स पे थोड़ा दूर अगल बगल सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। z0 पे हो, इसके थोड़ा आगे के सारे पॉइंट पे और थोड़ा पीछे के सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहेंगे fz क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को लेकर ज़्यादा बॉदर होने की बात नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सब बातों को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत मतलब ऐसा है कि आप इस बात को नोट कर लीजिए कि एनालिटिक फंक्शन जो है वो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये है कि एनालिटिक है कोई फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा, एकदम श्योर होगा, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो एनालिटिक होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। हमारा जेड नॉट क्या है? 0। तो हम एट 0 पे कंसीडर करें तो क्या होने वाला है? एफ जेड डिफरेंशिएबल है बट एनालिटिक नहीं है। डिफरेंशिएबल है बट नॉट एनालिटिक। तो रही बात, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मोटा मोटी तौर पे ये अनुमान लगा सकते हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वही एनालिसिटी वाला है। एनालिटिक कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएबल कहने का मतलब एनालिटिक है, ये हमेशा सही नहीं होगा, जैसा कि हमने एफ जेड के केस में देखा। तो हमारे पास एनालिटिसिटी डिफरेंशिएबिलिटी जांचने का किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या तरीका है? सीआर इक्वेशन ये एक तरीका है। ये क्या करता है? टूल्स टू चेक एनालिटिसिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन।
दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो ये होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना होना काफी नहीं है कि कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। इस बात पे ध्यान देना। तो ये सीआर इक्वेशन है क्या, पहले इस बात को हम समझ लें। सीआर इक्वेशन कुछ नहीं है। सीआर इक्वेशन कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है एफ जेड, हम बार बार ये लिखते आ रहे हैं, अभी तक आपको इसका मतलब पता हो गया होगा। तो du अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dy एंड du अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। यही है सीआर इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन। अगर किसी फंक्शन के लिए ऐसा है तो दिस इंप्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड may be analytic function। may be analytic, श्योर नहीं है, एक कंडीशन और है जो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन को भी हम एक बार नोट ही कर लेते हैं, तब बात बढ़ाएंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वहां सिर्फ नेसेसरी था, यहाँ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो अभी हम du बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू f विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, ये सारे कंटिन्यूअस होने चाहिए। साथ ही साथ सीआर इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। अगर इतना है, ये दो कंडीशन है, तब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। सिर्फ सीआर इक्वेशन है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा। सीआर इक्वेशन के साथ ये सारे कंटिन्यूअस भी होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि u और v वाला जो फंक्शन है ये एफ जेड ये एनालिटिक है। बात आ रही है समझ में? चल, तो हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और देखेंगे। अच्छा, एग्जांपल से पहले कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए या समझने का है, उसे आप नोट कर लेंगे। इसको बस ऐसे इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करता, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसे मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहला बात क्या है, e टू द पावर आई वाई इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। दूसरा बात क्या है, साइन आई वाई इज इक्वल टू आई साइन एच वाई। हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, ठीक है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, कॉस आई वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक वाई। इसे आप याद रख लीजिए या जैसे भी हो आप। तो ये हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको प्रूव करना चाहें, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हम इसे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, चलिए दाहिने साइड का देख लेते हैं, है?
आई इंटू साइन एच वाई, साइन हाइपरबोलिक वाई। तो साइन हाइपरबोलिक वाई को क्या एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर वाई। ये लोग जानते होंगे आप लोग, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसे हम नाम दे देते हैं आर एच एस, यहाँ तक ला दिए। अब एल एच एस की तरफ आते हैं। अच्छा, एल एच एस की तरफ आने के लिए एक बात और, आप साइन वाई का एक्सपोनेंट फॉर्म जानते हैं आप, 1/2i ई टू द पावर आई वाई माइनस ई टू द पावर माइनस आई वाई, ये साइन वाई का है। तो अगर हम एल एच एस की बात करें तो साइन आई वाई, बस हमें क्या करना है, वाई की जगह आई वाई रख देना है। तो 1/2i इसी तरह ई टू द पावर आई स्क्वायर, वाई की जगह आई वाई रखना है, ई टू द पावर आई स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर वाई को आई वाई रखना है, तो प्लस, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना आ जाएगा। क्या ये उसके बराबर है, अभी देखने में तो लग रहा है, लेकिन और आसानी के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे आई से गुना कर देंगे। जैसे ही आप आई से गुना करेंगे ऊपर आई बच जाएगा, नीचे माइनस बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यही तो आर एच एस था, एक से मिलाइए। इस तरह आप दूसरे को भी प्रूव कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ प्रूव करना नहीं है, इस तीनों ब्लैक से जो लिखे हुए हैं इस तीनों को आप, ये इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। बहुत बड़ा कोई इसमें नहीं है, आप यूज करते होंगे तो आपको याद होगा। पहला सवाल ये है, ये सवाल कह रहा है कि आप सीआर इक्वेशन का यूज कीजिए और दिखाइए कि ये एक फंक्शन है 1/z, ये एनालिटिक है सिवाय z को छोड़। हमने अभी जो सीआर इक्वेशन पढ़ा एनालिटिक फंक्शन के अंदर, वो सीआर इक्वेशन क्या था, सीआर इक्वेशन था du डिवाइडेड बाई dx is equal to dv divided by dy and du divided by dy is equal to minus dv by dx। यहाँ एंड है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें तो हम बोलेंगे कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये एनालिटिक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये एनालिटिक ही होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमें u और v निकालने आना चाहिए, और पहले क्लास में हमने आपको u और v निकालने के लिए बताया था, याद होगा आपको। हम शुरू करते हैं, w इक्वल टू एफ जेड एंड दिस इज इक्वल टू 1/z, 1/z इज x प्लस आई वाई, और u और v के फॉर्म में लाना है तो हमने ऊपर नीचे x माइनस आई वाई से गुना कर दिया, और ऐसा करने पे हम देख रहे हैं कि एफ जेड क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ ये u हो गया और ये v हो गया। देख रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या हो गया, u हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, v हो गया। तो मैं यहाँ u v को सेपरेट करके लिख ले रहा हूँ। चलिए यहीं लिखते हैं। अपना u क्या था, x
एक्स स्क्वायर बाई वाई एक्स। जैसे u आया आप डी यू बाई डी एक्स निकालिए। ये कुछ गुना वगैरह डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने के लिए हमने यू बाई भी के फॉर्म में किया, यहाँ 1 माइनस एक्स इंटू 2x। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे आपने 1 दे रखा है। साथ ही साथ आप डी यू अपॉन डी वाई निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस उसी तरह नीचे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में करना इसीलिए 0 हो गया एक्स इंटू 2y। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2, जैसे हमने 2 नाम दे दिया। चलिए अब भी को कर लेते हैं। अब अपना भी क्या था, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, आपको उसी तरह करना है। जैसे ही आप करेंगे तो आ जाएगा 2x वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप करके देखिए, इसे कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और फिर y के एस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब 1 2 3 4 आपके पास 4 इक्वेशंस है, चारों को कंपेयर कीजिए और हमारे पास लॉजिक ये होना चाहिए इसका इसके साथ बराबर है, u का x के रिस्पेक्ट में और y का v का y के रिस्पेक्ट में। अरे थोड़ा सा पूरा ये कर रहा हूँ। एक और 4 को मिलाइए, ठीक है। और यहां से 3 और 1 इक्वल टू 4 होना चाहिए और 2 माइनस 3 होना चाहिए, है क्या? हाँ, यही सीआर इक्वेशन। तो इसका मतलब है सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। और z इक्वल टू 0 पे इसलिए नहीं होगा, जहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा तो अपना काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब एक अगला सवाल है, जहां कोई फंक्शन z है, fz के बारे में दिया हुआ है आई जेड इंटू के ऑफ रियल पार्ट z आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। के किस वैल्यू के लिए सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये आपको बताना है। तो आपको पहले u और v चाहिए, तो आप उस फॉर्म में लिखिए एफ जेड इक्वल टू आई इंटू एक्स प्लस आई वाई। हमने z को x प्लस आई वाई लिख लिया है, प्लस के रियल पार्ट ऑफ z दैट इज x प्लस आई और y। अब जब इसे अलग अलग करेंगे तो आपके पास आएगा के एक्स माइनस वाई
प्लस आई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ u क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई, और v क्या हो गया एक्स प्लस वाई। डी यू बाई डी एक्स जब निकालिएगा तो ये k आ जाएगा, और डी यू बाई डी वाई जब निकालिएगा ये -1 आ जाएगा। उसी तरह जब आप डी वी बाई डी एक्स निकालिएगा तो ये 1 आएगा, और डी वी बाई डी वाई निकालिएगा तो भी 1 आएगा। अब सी आर इक्वेशन एनालिटिक होने यहाँ कहा जा रहा है कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या ऐसा भी बोल सकता था कि एनालिटिक हो तो क्या करना है। तो आपको क्या करना है, ये इक्वल होंगे और इनके बीच माइनस साइन का रिलेशन रहेगा, है ना। तो माइनस साइन का है भी, तो ये तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन वेरीफाई करना है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई। तो इस हिसाब से के क्या हो जाएगा 1, और यही अपना आंसर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए तो इस तरह कुछ और सवाल आप देख सकते हैं। चलिए मैं एक सवाल और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉब्लम ऐसा है कुछ, मैं प्रॉब्लम लिख भी देता हूँ। प्रॉब्लम ऐसा है कुछ, चलिए 1 सेकेंड मैं आपको ये बात बता दूँ। ये जो सवाल था ये गेट 18 में, ये गेट का क्वेश्चन था, गेट 2018 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल था, 1 मार्क का। ठीक है, मैं बस यूँ ही हिंट करने के लिए पहले बताता तो भारी टाइप से आपको लगता। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। सो दैट द फंक्शन fz इक्वल टू साइन z इज एनालिटिक। मैं सवाल सब किसी बुक से ले रहा हूँ, तो आपको बुक में हूबहू सवाल मिल जाएंगे। In the finite z plane and hence obtain their डेरिवेटिव। आपको दिखाना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है z किसी भी वैल्यू ऑफ z के लिए, और अगर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। चलिए हमने दे रखा है कि fz इक्वल टू साइन z। मेरा अभी टारगेट क्या है, u प्लस v के फॉर्म में लिखना, तभी हम एनालिटिक है कि नहीं ये चेक कर पाएंगे, है ना। तो हमने z को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख दिया, और ऐसा करने पे अब आप सिंपल सा बात है, साइन a प्लस बी, है ना, तो साइन x इंटू कॉस वाई कॉस आई है प्लस कॉस एक्स इंटू साइन, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसको और थोड़ा हम सिंपलीफाई करते हैं, इसे हमने साइन एक्स ही रहने दिया है। अच्छा ये आप देख के बता सकते हैं, ये हाइपरबोलिक फंक्शन में टूट जाएगा, है ना, ऐसा रहेगा तो हाइपरबोलिक फंक्शन में टूट जाएगा,
और इसे हम क्या लिख दें, कॉस हाइपरबोलिक y। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो आप देख लीजिए, है ना। अगर साइन में यही रहता तो आई बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, कॉस में, ठीक है ना। चलिए अब हम फिर लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू, अब इसे क्या लिख दें, अभी हमने देखा साइन हाइपरबोलिक y विथ आई, ठीक है ना। तो आप यहां देख पा रहे हैं हमने 2 कलर किया है बस इसे बताने के लिए कि हमने किसी, तो u क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, और v क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक। अब आप आसानी से कर लेंगे, है ना। अब सिंपल है, du बाई डी एक्स जैसे ही करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक y बाहर निकल गया और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। इसी तरह y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन x बाहर हो गया और कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक y हो गया। उसी तरह अगर आप v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक y बाहर निकल गया और कॉस का साइन x हुआ विथ माइनस साइन, और इसी तरह y का कीजिए, y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो कॉस x छूट जाएगा और साइन का जो हो जाएगा वो कॉस हाइपरबोलिक y। यहाँ माइनस साइन नहीं लगता है किसी में, ठीक है ना। चलिए तो आप कंपेयर कीजिए, क्या ये बराबर है, एकदम बराबर है। इसके बीच माइनस साइन है, एकदम माइनस साइन है, तो CR इक्वेशन वेरीफाइड, ठीक है। चलिए अब एक सवाल के साथ है कि इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें ये जोड़ दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए FZ क्या होता है, u प्लस आई। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो du अपॉन dx आई dv अपॉन dx प्लस u और v का x कंपोनेंट लिख दीजिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, है ना। यहाँ उतार देना है, तो हमने यहाँ उतार दिया। cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस आई माइनस साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। क्या आपको इससे कुछ पता चल रहा है? नहीं ना। देखिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, कॉस हाइपरबोलिक को हम लिख रहे हैं इस तरह, साइन एक्स, और साइन हाइपरबोलिक को हम क्या लिख दें, माइनस साइन के साथ, तो यहाँ प्लस। नहीं माइनस 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 माइनस, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, वही लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। आई हट जाएगा, ये आई है ना। मतलब मैं ये कर रहा हूँ साइन आई वाई इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक वाई, cos आई वाई इक्वल टू cos हाइपरबोलिक वाई, मैंने इसका यूज किया।
इस तरह हमारे पास इतना आ गया, और जब इसे आप करेंगे तो आ जाएगा cos x प्लस आई वाई एंड दिस इज cos z। अच्छा, आप सिंपल सा बताइए, हमने एफ जेड आपको क्या दे रखा था? साइन जेड। हमने आपको एफ जेड क्या दे रखा था? साइन जेड। तो यार सीधे भी साइन जेड का डिफरेंशिएशन cos जेड निकाल सकता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि सवाल में कहा रहा है कि एनालिटिसिटी चेक करने के बाद आप डेरिवेटिव निकालें, इसलिए हमने इस तरह निकाला, ठीक है, कोई बड़ी बात। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।